Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. So in this video we will discuss again some PYQs. ठीक है, इसमें हम कुछ PYQs के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे. सबसे पहले जो भी स्टूडेंट यहाँ पर जून के लिए प्रिपरेशन कर रहा है या जून का टारगेट जो बनाकर चला है, उनके लिए ये सारे PYQs जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं. तो मेरे साथ साथ बिल्कुल भी PYQs को, मेरे एक भी सेशन को यहाँ पर मिस ना करिएगा, क्योंकि ये सारे सेशंस जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को आएंगे. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करा रखे हैं आप वहां से भी कवर अप कर सकते हो. साथ साथ मैंने सिलेबस कराया हुआ है, प्लेलिस्ट सबकी मेंशन है, आप उन प्लेलिस्ट को खोलकर देख सकते हो. ठीक है, कि कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से आपको डीप में पढ़ने हैं और किस तरीके से यहाँ पे PYQs को लगाना है. तो यहाँ पर जितने भी मैं आपके लिए सेशंस लेकर आती हूँ PYQs के लिए, वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है. अभी से गाइस पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी जून में ज्यादा टाइम नहीं है. तो यहाँ पर सिलेबस जो है बहुत ज्यादा वास्ट है, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि सिलेबस जो है वो एंड तक होता नहीं है. तो इसलिए आपको साथ साथ जो भी आप कंसेप्ट पढ़ रहे हो उसके साथ साथ में हम लोग PYQs करते हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है यहाँ पर बहुत बेटर हो जाए. ठीक है, तो अब इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं. सबसे जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी कलर्स इन ट्रेडिशनल कलर थ्योरी. यहाँ पे कलर थ्योरी से क्वेश्चन है. सबसे पहले तो कलर थ्योरी में आता क्या है. ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ, एक आप यहाँ पर पहले प्राइमरी कलर देखो. ठीक है, प्राइमरी कलर का मतलब क्या है, कौन से प्राइमरी कलर है, कौन से सेकेंडरी कलर है, कौन से टर्शरी कलर है. बिफोर दैट हम थोड़ा कलर थ्योरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. तो मैं एक बेसिक चीज सबसे पहले आपको बताती हूँ. पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा. तो यहाँ पे जो सेकेंडरी कलर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, जो अगर सेकेंडरी कलर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेकेंडरी कलर में आता है रेड, ब्लू, सॉरी इसमें प्राइमरी कलर पूछा है. प्राइमरी कलर कौन से होते हैं, रेड, ब्लू एंड येलो, ये होते हैं प्राइमरी कलर. और सेकेंडरी कलर कौन से होते हैं, POG, जिसको हम ऐसे याद करते हैं पानी, POG है ना, पर्पल, ऑरेंज एंड ग्रीन, ये होते हैं सेकेंडरी कलर्स. और ये कौन से होते हैं, प्राइमरी कलर्स. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है प्राइमरी और सेकेंडरी कलर का. ये तो हो गई क्वेश्चन की बात. ठीक है, ये तो हो गया कि प्राइमरी सेकेंडरी कलर्स क्या है. अब हम डिस्कस करते हैं कलर थ्योरी के बारे में. ठीक है, अब हम यहाँ पर कलर थ्योरी के बारे में डिस्कस करते हैं कि कलर थ्योरी है क्या. देखो यहाँ पर सबसे पहले हम कलर के कुछ डायमेंशंस पढ़ लेते हैं. ठीक है, हमें यहाँ पर कलर के डायमेंशंस पढ़ने बहुत ज्यादा जरूरी है. यहाँ पर कलर के 3 डायमेंशन होते हैं. ठीक है, सबसे पहला होता है ह्यू, सेकंड इज वैल्यू एंड थर्ड वन इज क्रोमा. ठीक है, ये कलर के 3 डायमेंशन होते हैं. अब ये ह्यू, वैल्यू और क्रोमा है क्या, बहुत बेसिक से पढ़ा रही हूँ कलर थ्योरी, तो यहाँ पर आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, सबसे पहले ह्यू का मतलब क्या होता है, एक कोई भी एक पर्टिकुलर कलर. ठीक है, कोई भी एक कलर, कोई भी आप एक पर्टिकुलर कलर यहां पर लिख सकते हैं, एनी कलर. ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर कलर, या फिर आप यहां पर कोई एक सिंगल कलर भी लिख सकते हो. ठीक है, एनी सिंगल कलर, व्हाइट है, ब्लैक है, ऑरेंज है, रेड है, येलो, ग्रीन, मैजेंटा, पर्पल, जो भी कलर्स आएंगे दैट इज अ ह्यू, जो कि एक सिंगल और पर्टिकुलर कलर माना जाता है. नाउ कमिंग टू द वैल्यू. वैल्यू क्या बताता है कि कोई भी कलर की लाइटनेस और डार्कनेस कितनी है. ठीक है, कोई भी कलर की लाइटनेस या फिर डार्कनेस कितनी है, मतलब जो कलर है वो कितना लाइट है और कितना ज्यादा यहाँ पर डार्क है. ठीक है, वो किससे पता चलता है हमें, दैट इज गिवन बाय द वैल्यू. अब अगर मैं क्रोमा की बात करूं तो क्रोमा का मतलब होता है इंटेंसिटी. ठीक है, या फिर कलर की सैचुरेशन, सैचुरेशन ऑफ कलर. तो ये 3 डायमेंशंस जो हैं, दीज आर द 3 डायमेंशन ऑफ कलर. तो ह्यू का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर एक सिंगल कलर. अगर उसी सिंगल कलर में सपोज करो मैंने रेड कलर लिया है ना, एक है एक टमाटर वाला रेड है, बहुत चटक रेड है,
और एक है ब्रिक वाला रेड। दोनों के बीच में डिफरेंस है ना। वो कैसा डिफरेंस है? एक कलर का बहुत ज्यादा डार्क कलर है और एक का रेड जो है वो थोड़ा सा लाइट कलर है। दैट इज द वैल्यू कि एक पर्टिकुलर कलर की लाइटनेस और डार्कनेस कितनी है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्रोमा पे। क्रोमा का मतलब होता है सैचुरेशन। जैसे जैसे आप लाइट के दूर लेते जाओगे कलर को, वैसे वैसे क्या है, वो फेड होता चला जाता है और वो हल्का सा उसमें ब्लैकिश पन आ जाता है। दैट इज द इंटेंसिटी, या फिर जिसको हम यहाँ पर सैचुरेशन ऑफ द कलर के नाम से जानते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। इन्हीं 3 इंपॉर्टेंट डायमेंशन को लेके यहाँ पर एक थ्योरी बनती है, दैट इज द कलर मिक्सिंग थ्योरी। ठीक है, यहाँ पर एक थ्योरी आती है कलर मिक्सिंग थ्योरी। इसमें एक एडिटिव थ्योरी होती है, एक सब्ट्रैक्टिव थ्योरी होती है। बेसिकली वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है कि कौन सी एडिटिव थ्योरी है, कौन सी सब्ट्रैक्टिव थ्योरी है, लेकिन कलर मिक्सिंग में आपके सिलेबस में यहां तक है कि कलर मिक्सिंग में क्या होता है, जब भी हम कोई एक सिंगल कलर में, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे देखो, अगर हमें किसी भी कलर का टिंट बनाना हो, टोन बनाना हो, ठीक है, या फिर हम क्या बनाते हैं इसका टिंट, टोन और एक शेड। ठीक है, इसमें हम 3 चीज बनाते हैं, टिंट, टोन और शेड। ठीक है, अगर आपको किसी भी कलर का टिंट बनाना है, टोन बनाना है या शेड बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे? अगर आपको किसी भी कलर का टिंट बनाना है तो हम उसमें व्हाइट कलर ऐड करते हैं। ठीक है, व्हाइट कलर हम लेते हैं एज अ बेस। अगर हमें किसी भी कलर का टोन बनाना है तो हम इसमें कौन सा कलर ऐड करते हैं? हम इसमें ऐड करते हैं ग्रे कलर। ठीक है, कौन सा कलर ऐड करते हैं? ग्रे कलर। वहीं पर अगर हमें किसी कलर का शेड बनाना हो तो हम क्या ऐड करते हैं इसमें? ब्लैक कलर। ठीक है, तो ये कलर मिक्सिंग ऐसे करते हैं, बेसिकली एडिटिव सब्ट्रैक्टिव थ्योरी होती है, लेकिन इसमें बेसिकली आपको टिंट, टोन और शेड के बारे में याद रखना है। तो टिंट क्या है? जब भी हम किसी कलर में व्हाइट कलर ऐड करते हैं वो टिंट बनता है, जब भी हम किसी कलर में ग्रे कलर ऐड करते हैं तो वो टोन बनाता है, और अगर किसी भी कलर में हम ब्लैक कलर ऐड करते हैं वो उस कलर का शेड बन जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ह्यू, वैल्यू, क्रोमा, कलर मिक्सिंग है टिंट, टोन और शेड का। अब हम चलते हैं यहाँ पर अपने कौन से थ्योरी पे? कलर थ्योरी पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्राइमरी कलर है, प्राइमरी कलर कौन सा है? रेड, ब्लू और येलो। जब हम इसको एक ट्रायंगल पे रिप्रेजेंट करते हैं तो प्राइमरी कलर कौन सा है? RBY। आपको ऐसे याद रखना है, RBY के नाम से। सेकेंडरी कलर्स कौन से होते हैं? जो इसके यहाँ पर ऐसे जो ऑपोजिट, जो इन्वर्टेड, जो उल्टा ट्राइंगल में आते हैं, दैट इज पर्पल, ऑरेंज एंड ग्रीन। ठीक है, ये तो हो गया प्राइमरी और सेकेंडरी की बात। अब यहाँ पे टर्शरी कलर कौन से होते हैं? जब हम 1 प्राइमरी और 1 सेकेंडरी को मिक्स कर देते हैं तो यहाँ पर कौन से कलर बनते हैं? तो यहाँ पर टर्शरी कलर बनते हैं। ठीक है, तो टर्शरी कलर कहाँ आते हैं? जब हम प्राइमरी और सेकेंडरी को मिक्स करते हैं तो यहाँ पर एक टर्शरी कलर निकलता है, जैसे ऑरेंज रेड, यहाँ पे ऑरेंज येलो, यहाँ पर येलो ग्रीन, यहाँ पर ब्लू ग्रीन। ठीक है, ब्लू पर्पल, पर्पल रेड, ये सारे क्या आते हैं? दीज आर द टर्शरी कलर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये कलर थ्योरी पढ़ते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कलर कौन सा आता है। जो कलर थ्योरी है वो स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि हमेशा हर बार एग्जाम में कलर थ्योरी से क्वेश्चन हमेशा ही आता है। तो यहाँ पर आपको कलर थ्योरी के बारे में याद रखना है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कलर कौन से होते हैं, कलर के डायमेंशन और कलर की मिक्सिंग भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये तो हो गया कलर के बारे में। अब हम एक चीज पे और चलते हैं यहाँ पर, जो मुझे आपको बताना था, कलर से अलग अलग यहाँ पर स्कीम बनाते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, ये कलर व्हील है। ठीक है, दिस इज बेसिकली द कलर व्हील। तो सबसे पहले एक जो स्कीम आती है दैट इज मोनोक्रोमेटिक स्कीम, जिसमें हम सिंगल कलर को चूज करते हैं। ठीक है, मोनो का मतलब सिंगल, क्रोमा का मतलब कलर, जिसमें हम सिंगल कलर को चूज करते हैं, दैट इज मोनोक्रोमेटिक स्कीम, जिसमें हमारा ये शेड, टोन और टिंट बनता है। सेकंड आता है एनालोगस कलर। एनालोगस स्कीम कौन सी होती है? जो कि एक दूसरे के एडजेसेंट कलर्स होते हैं। जैसे यहाँ पर मैं अगर बात करूं रेड और ऑरेंज की, ठीक है, तो ये क्या है? एक दूसरे के एनालोगस है। जो अगल बगल के, जो आस पड़ोस के लोग हैं, दैट इज एनालोगस स्कीम। तो जो एडजेसेंट रहेंगे आपस में, वो कौन सा बनाएगा? वो कौन सी स्कीम बनाएंगे? ये सारी कलर स्कीम है। ठीक है, ये बनाएगा आपका एनालोगस स्कीम। सेकंड आता है कॉम्प्लीमेंट्री स्कीम।
कॉम्प्लीमेंट्री स्कीम कौन से होते हैं? जो आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट होता है, जैसे यहाँ पर रेड और ग्रीन आपस में क्या है? ऑपोजिट है, तो ये कौन सा होगा? दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री कलर। डबल कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? जब हम दो कलर को यूज करेंगे, है ना, जब ये सारी स्कीम मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, टेट्राड होती है, ट्रायड होती है, अलग अलग की स्कीम्स के बारे में क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी एंड टर्शरी कलर के बारे में आपको याद रखना है। उसके बाद कलर मिक्सिंग कैसे करते हैं? कलर मिक्सिंग में मैं आपको एक एडिटिव वैसे पढ़ा दूंगी, एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव थ्योरी, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। दो थ्योरी आती है, एक एडिटिव कलर थ्योरी आती है और एक आती है सब्ट्रैक्टिव कलर थ्योरी, ठीक है। this is not the part of your syllabus, but we'll discuss later कि additive और subtractive theory क्या होती है, ठीक है। तो इसमें टिंट, टोन और शेड आपको याद रखना है, ह्यू, वैल्यू और क्रोमा क्या होता है वो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर सेकेंडरी कलर्स कौन से होते हैं, ठीक है। अभी आपको बताया कि सेकेंडरी कलर कौन से होते हैं, जब हम प्राइमरी को मिक्स करते हैं तो क्या बनता है? एक सेकेंडरी कलर बनता है, ठीक है। कलर क्रिएटेड बाय मिक्सिंग अ प्राइमरी कलर विद ब्लैक, क्या हम ब्लैक के साथ मिलाते? नहीं, जब भी हम कलर को ब्लैक के साथ मिलाते हैं तो वो शेड बनता है। कलर क्रिएटेड बाय मिक्सिंग टू प्राइमरी कलर, दो प्राइमरी कलर को मिक्स करके करते हैं। कलर क्रिएटेड बाय मिक्सिंग प्राइमरी कलर विद व्हाइट, व्हाइट नहीं, व्हाइट के साथ क्या बनता है? टिंट बनता है। और कलर लोकेटेड नेक्स्ट टू ईच अदर ऑन द कलर वॉल, कलर व्हील, जो कलर व्हील पे आपस में जो कलर एक दूसरे के साथ रहते हैं, जो अगल बगल में आजू बाजू में रहते हैं, वो कौन से होते हैं? अभी आपको बताया था, दैट आर द एडजेसेंट कलर्स, ठीक है। या फिर आप इसको एनालोगस या फिर एडजेसेंट स्कीम भी बोल सकते हो। तो यहां पर एडजेसेंट और कौन सा हो गया? एनालोगस, दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो इधर आपको ये सारी चीजें लर्न करनी है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। मतलब जब हम दो प्राइमरी को मिक्स करते हैं तो क्या बनता है? एक सेकेंडरी कलर बनता है। और टर्शरी कब बनेगा? जब आप एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी को इंक्लूड करोगे, तब यहाँ पे टर्शरी कलर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following color characteristic refer to the lightness और darkness of the color? कोई भी यहाँ पर कलर जो है लाइटनेस और डार्कनेस कैसे बताता है? अभी आपको बताया था ना कलर के डायमेंशन, तो लाइटनेस और डार्कनेस किस में आती है? वैल्यू में, ठीक है। सैचुरेशन में क्या बताया था आपको? क्रोमा। क्रोमा का मतलब क्या है? किसी भी लाइट की इंटेंसिटी कितनी पड़ रही है, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, या फिर आप इसको क्रोमा और सैचुरेशन के नाम से भी जानते हैं। ह्यू का मतलब मैंने आपको बताया था, कोई भी एक सिंगल कलर, कोई एनी कलर लिख सकते हो, एनी सिंगल कलर। और टिंट कब बनता है? जब हम किसी भी कलर में व्हाइट कलर ऐड करते हैं तो वो उस कलर का टिंट बन जाता है। तो डार्कनेस और लाइटनेस से क्वेश्चन है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ कलर हार्मोनी इन अ डिजाइन? यहां पर जो हम डिजाइन बनाते हैं उसमें प्राइमरी पर्पस क्या होता है कलर हार्मोनी का, वो आपको बताना है। सबसे पहले टू क्रिएट वाइब्रेंट एंड ब्राइट कलर स्कीम, to provide contrast and tension in the design, to create a balance and visually appealing composition, to use only primary color in the design, ठीक है। देखो डी तो वैसे ही नहीं होगा क्योंकि सिर्फ हम प्राइमरी कलर को यूज नहीं करते हैं, ठीक है। कलर हार्मोनिक का जब हम कलर व्हील बना रहे हैं, अब कलर व्हील कब बनाएंगे? जब भी हम कोई डिजाइन बनाएंगे, कलर चूज करेंगे डिजाइन बनाने के लिए। तो यहाँ पर प्राइमरी पर्पस क्या होता है? प्राइमरी पर्पस ये तो नहीं होता कि हम यहाँ पर डिजाइन में सिर्फ प्राइमरी कलर को यूज करें, क्योंकि इसमें सेकेंडरी और टर्शरी भी कलर यूज होते हैं। वाइब्रेंट और ब्राइटेस्ट कलर स्कीम ये भी नहीं है, क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा ब्राइट कलर ले लेंगे तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्राइट कलर चूज कर लेंगे तो फिर कूल कलर्स कहाँ जाएंगे, है ना। तो इसलिए हम सिर्फ ब्राइट कलर्स ही यूज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद एक कंट्रास्ट और टेंशन इन द डिजाइन, एक सिर्फ क्या हम कंट्रास्ट को यूज करते हैं क्या? सिर्फ हम कंट्रास्ट को यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। जब भी हमें यहाँ पर एक अच्छी कॉम्पोजिशन बनानी हो तो हम यहाँ पर कलर हार्मोनी यूज करते हैं। जब भी हमें कलर का इक्वल कॉम्पोजिशन चाहिए कि उसमें वार्म कलर भी हो, न्यूट्रल कलर भी हो, वार्म कलर भी हो, ये सारी चीजें किसमें आती है? कलर हार्मोनी का पार्ट आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर
व्हाट इज द कलर प्रोड्यूस बाय मिक्सिंग येलो एंड ग्रीन? जब आप येलो और ग्रीन को मिक्स करते हो तो कौन सा कलर बनता है? जब हम येलो और ग्रीन को मिक्स करते हैं तो यहाँ पर कौन सा कलर बनता है? ऑरेंज कलर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लेना है, जो मैंने आपको बताया था, रेड, ब्लू, येलो, पर्पल, ऑरेंज एंड ग्रीन। तो यहाँ पर आपने येलो और ग्रीन मतलब एक प्राइमरी लिया, एक सेकेंडरी लिया, तो कौन सा कलर बना? टर्शरी कलर, दैट इज ऑरेंज कलर। ठीक है, तो ये क्या है, इसका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? कलर ऑरेंज। नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हाट इज द कलर प्रोड्यूस बाय मिक्सिंग ब्लू एंड ग्रीन? जब हम ब्लू और ग्रीन को मिक्स करते हैं तो कौन सा कलर बनता है? ये कलर मिक्सिंग से ही है। ठीक है, ये कलर मिक्सिंग का ही है। जब भी हम ब्लू और ग्रीन कलर मिक्स करते हैं तो एक सियान कलर बनता है। ठीक है, अब ये सियान कलर कैसा होता है? जो आपने एक्वा कलर देखा है ना, जिसमें हल्का सा ग्रीन और ब्लू की शेड आती है ना, जो ग्रीनिश ब्लू कलर जो होता है, दैट इज द सियान कलर। बेसिकली जो एक्वा कलर जिसको हम बोलते हैं वो होता है सियान कलर। और ये कब बनता है? जब हम ब्लू और ग्रीन को मिक्स करते हैं तब बनता है यहाँ पर सियान कलर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, हम कौन से कलर होते हैं जिनको हम कूल कलर्स के नाम से जानते हैं। अब देखो यहाँ पर हम टाइप्स में डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पे आता है वार्म कलर, फिर आता है यहाँ पर कूल कलर, और थर्ड यहाँ पे टाइप होता है न्यूट्रल कलर। ठीक है, तो वार्म कलर कौन से होते हैं? जो बहुत वाइब्रेंट होते हैं, बहुत ब्राइट, जैसे येलो, रेड, ऑरेंज, है ना, ये सारे कौन से हैं? दीज आर द वार्म कलर्स। उसके बाद कूल कलर्स जैसे ब्लू, ग्रीन, ठीक है, जो कूल है, पानी की तरह जो ठंडे हैं, है ना, तो ब्लू, ग्रीन, इवन आपका एक्वा कलर जो सियान कलर है वो भी कूल कलर है। ठीक है, मेजेंटा, उसके बाद ये सारे जो आपको वो कूल दिखते हैं, ठीक है, लाइट ग्रीन हो गया, नियॉन कलर हो गया, ये सारे किस में आते हैं? कूल कलर में। न्यूट्रल कलर कौन से होते हैं? जिसमें आप कोई भी कलर ऐड करो कोई कलर नहीं बनता है, जैसे ब्लैक, व्हाइट, जो बेस कलर होते हैं वो कौन से होते हैं? न्यूट्रल कलर। जो बेस कलर होते हैं दैट आर द न्यूट्रल कलर्स, जैसे आपका व्हाइट, ब्लैक, है ना, डार्क ग्रीन, डार्क ब्राउन, ये सारे किस में आते हैं? न्यूट्रल कलर्स में आते हैं। राइट, तो यहाँ पर हम डिस्कस कर लिया है कूल कलर के बारे में। तो कूल कलर इसमें कौन सा हो गया? इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जिसमें ग्रीन, ब्लू और पर्पल, क्योंकि रेड आता है वार्म में तो ये कैंसिल हो गया। अगेन इसमें रेड है तो रेड आता है वार्म कलर में, येलो, ऑरेंज वार्म कलर में आता है, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी, बी वाला करेक्ट हो जाए, क्योंकि बी में ये सारे कौन से? ग्रीन, ब्लू, पर्पल, दीज ऑल आर द कूल कलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अनसोशल बिहेवियर पैटर्न्स आर। ठीक है, अब यहाँ पर बिहेवियर की बात कर रहे हैं तो दो तरीके के बिहेवियर होते हैं, एक सोशल होता है, ठीक है, और एक अनसोशल होता है। तो इसमें पूछा है अनसोशल का मतलब, हाँ, अनसोशल बिहेवियर कौन से होते हैं? जो सोसाइटी लेवल पे एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं। फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है ईगोसेंट्रिक, ईगो में रहना, दैट इज ईगोसेंट्रिक। प्रीजुडाइज, किसी को हम एक बात पे जज कर लेते हैं, है ना, तो इससे हमारा बिहेवियर कैसा होता है? जब हम सोसाइटी लेवल पे बात करते हैं बिहेवियर की तो किसी पर्सन को हम बहुत जल्दी जज करते हैं, दैट इज अ प्रीजुडाइस। एस्केंडेंट बिहेवियर होता है बहुत बोसी वाला बिहेवियर, है ना, बोसीनेस जिसको हम बोलते हैं, दैट इज एस्केंडेंट बिहेवियर। बोसी, हर चीज में बोस बनना, है ना, अपने आप को बहुत सुपीरियर समझना, दैट इज एस्केंडेंट बिहेवियर। रिवैलरी का मतलब क्या होता है? किसी से जब हम कॉम्पिटिशन करते हैं, है ना, तो कंपटीशन का मतलब क्या होता है? रिवैलरी एंड कोऑपरेशन का आप सभी को मालूम है। तो अनसोशल बिहेवियर कौन सा हो जाएगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें अनसोशल बिहेवियर कौन सा होगा? ईगोसेंट्रिक, ईगो में रहना, किसी को जज करना और बोसी बिहेव करना, ये अनसोशल का पार्ट है। अगर मैं सोशल लेवल पे बात करूं तो सोशल लेवल पे आता है रिवैलरी एंड कोऑपरेशन, क्योंकि किसी से आप कंपटीशन कर रहे हो, पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो वो रिवैलरी में आता है। एंड जब आप कोऑपरेशन कर रहे हो, सोसाइटी में कोऑपरेट करके रह रहे हो, तो वो भी एक सोशल बिहेवियर का ही पार्ट है। तो अनसोशल कौन सा हो गया यहाँ पर? ईगोसेंट्रिक, प्रीजुडाइस एंड एस्केंडेंट बिहेवियर।
ठीक है, तो ये हो जाता है अनसोशल बिहेवियर। इसका एक बार हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म क्या है? जब हम अपने बारे में सोचते हैं, किसी के बारे में नहीं सोचते हैं, ईगो में रहते हैं। प्रीजुडाइज का मतलब क्या है? जैसे किसी को हम पसंद नहीं करते, बहुत जल्दी यहाँ पर जज कर लेते हैं, है ना, यहाँ पर हम जज कर लेते हैं उनके यहाँ पर रेस, रिलीजन और जेंडर के बेस पे जब हम किसी को जज कर लेते हैं, दैट इज प्रीजुडाइज। अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर बहुत बॉसीनेस होती है, बॉसी वाला बिहेवियर होता है, तो इससे क्या होता है यहाँ पर, ये एक अनसोशल बिहेवियर माना जाता है। क्योंकि जब आप किसी से अपने आप को हर बार सुपीरियर समझोगे, बोसीनेस आपका नेचर रहेगा, बहुत बोसी बने रहोगे, तो ये एक अनसोशल बिहेवियर होगा जो कि सोसाइटी लेवल पे एक्सेप्ट नहीं होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट इज फॉर। जब भी हम मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट का, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बार ये चीज बता चुकी हूँ कि जब भी हम प्लानिंग कर रहे हैं, है ना, जब भी हम प्रोजेक्ट प्लानिंग करते हैं, चाहे आप कम्युनिटी डेवलपमेंट ले लो, चाहे आप जो भी प्रोग्राम चलाओ, ठीक है, चाहे उसमें न्यूट्रिशन का प्रोग्राम हो, किसी से भी रिलेटेड कोई भी आप जब हम प्रोग्राम चलाते हैं, तो सबसे पहले स्टेप क्या आता है गाइस? सबसे पहले हम उसकी प्लानिंग करते हैं, है ना। प्लानिंग के बाद हम क्या करते हैं? उसको देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, फिर इंप्लीमेंट करते हैं, और लास्ट स्टेप कौन सा आता है? हमेशा मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन का हमेशा लास्ट स्टेप आता है। तो इसमें बताना है कि मॉनिटरिंग और जब हम इवैल्यूएशन करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट का, वो हम क्यों करते हैं? इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, स्टेक होल्डर्स को प्रमोट करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए, या फिर रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए। अब देखो इसमें क्या होगा, सारे ऑप्शन करेक्ट है सिर्फ एक को छोड़ के। कौन सा? जब भी हम मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन करते हैं तो हम स्टेक होल्डर का प्रमोशन नहीं करते हैं, ठीक है। अब ये स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? स्टेक होल्डर्स का मतलब, जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट चलाया है ना, हम कोई प्रोजेक्ट चला रहे हैं, जो आपकी प्रोजेक्ट चलाने में मदद करेंगे वो क्या होते हैं? स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो सपोर्टर्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? जो सपोर्टर्स होते हैं, जो हमें किसी भी प्रोग्राम को सपोर्ट करने में मदद करते हैं, जो हमारे प्रोजेक्ट करने में मदद करते हैं। जब भी हम कोई प्रोग्राम चला रहे हैं, प्रोजेक्ट चला रहे हैं, कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो वो हमें सपोर्ट करते हैं और उस प्रोजेक्ट को कैरी फॉरवर्ड करने में मदद करते हैं। तो ये होते हैं स्टेक होल्डर्स। तो जब भी हम यहाँ पर किसी भी प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन करते हैं, तो हम इफेक्टिव मैनेजमेंट देखते हैं, अचीव ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो हमने अचीव किया है कि नहीं किया है, अकाउंटेबिलिटी, जो हमने टेस्ट लगाए थे, है ना, चाहे उसमें हम क्वांटिटेटिव लगाए चाहे हम क्वालिटेटिव टेस्ट लगाए, उसको मेजर करते हैं, और ये देखते हैं कि जो हमारे पास रिसोर्सेज थे उनको हमने अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया है या फिर नहीं किया है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सिर्फ सी को छोड़ के सारे ऑप्शंस क्या हैं? करेक्ट है। तो ए, बी, डी और ई क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिड डे मील प्रोग्राम फॉर स्कूल चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 11 ईयर्स ऑफ एज इन्वॉल्व द फॉलोइंग। जो मिड डे मील का प्रोग्राम था जिसमें 6 से 11 साल तक के बच्चों को इंक्लूड किया गया था, उसमें क्या क्या चीजें यहाँ पर आती है? सबसे पहला, मिड डे मील प्रोग्राम में बच्चों की ग्रोथ को मॉनिटर किया जाता है। 450 किलो कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं हम उस मील में, और उस मील में 8 से 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन दिया जाता है पर डे के हिसाब से। हॉट कुक्ड मील्स दी जाती है, टाइमली इम्यूनाइजेशन दिया जाता है, और स्कूल की अटेंडेंस को इंप्रूव करने के लिए हम मिड डे मील प्रोग्राम को यहाँ पर चलाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पर चिल्ड्रन की ग्रोथ को कभी भी मॉनिटर नहीं करते हैं, है ना। यहाँ पर हम क्या देखते हैं? माल न्यूट्रिशन। हम यहाँ पर न्यूट्रिटिव वैल्यू को इंप्रूव करते हैं ताकि बच्चे में यहाँ पर माल न्यूट्रिशन की समस्या ना रहे, है ना। तो हम माल न्यूट्रिशन को यहाँ पर खत्म करते हैं, ना कि हम यहाँ पर ग्रोथ को मॉनिटर करते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड 450 किलो कैलोरीज। ये भी गलत है क्योंकि उस मील में 450 किलो कैलोरीज की जगह 300 किलो कैलोरीज दी जाती है, और प्रोटीन का अमाउंट ये सही दिया हुआ है लेकिन कैलोरीज यहाँ पर गलत मेंशन करी हुई है, ठीक है। कैलोरी यहाँ पे कितनी जाती है? 300 आती है, और यहाँ पर प्रोटीन कितना दिया जाता है? एक मील में 8 to 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे। हॉट कुक्ड मील्स दी जाती है, टाइमली इम्यूनाइजेशन दिया जाता है ताकि हम उसमें न्यूट्रिशन की जो माल न्यूट्रिशन है उनकी प्रॉब्लम को खत्म कर दें। स्कूल की अटेंडेंस को इंप्रूव किया जाता है। ऑब्वियसली जब बच्चों को पता चलेगा कि हमें फ्री में खाना मिल रहा है, मिड डे मील्स मिल रही हैं, तो वो लोग स्कूल में आएंगे, और स्कूल में आएंगे तो उनको एजुकेशन भी गेन होगी। तो यहाँ पर एजुकेशन को गेन करने के लिए तो इसलिए मिड डे मील प्रोग्राम भी
चलाया जाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं ग्रोथ वाले पॉइंट में, तो यहाँ बच्चों की ग्रोथ को मॉनिटर नहीं किया जाता है, जबकि यहाँ पर हम न्यूट्रिशन पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये जस्टिफिकेशन पढ़ सकते हो। मिड डे मील जो है एक स्कूल प्रोग्राम था जो कि गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था 2001 में। ठीक है, इस प्रोग्राम में क्या था कि हम क्या करेंगे, बच्चों के न्यूट्रिशनल स्टेटस, ठीक है, इसमें हम न्यूट्रिशनल स्टेटस को, यहाँ पर बच्चों की न्यूट्रिशनल स्टेटस को इंप्रूव करेंगे। जितनी भी यहाँ पर माल न्यूट्रिशन की समस्या है या फिर ऐसे बच्चे जिनको वैक्सीनेशन नहीं मिली है उनको प्रॉपर इम्यूनाइजेशन या फिर वैक्सीनेशन दी जाएगी, और यहाँ पर जो बच्चे पार्शियली वैक्सीनेटेड हैं उनको भी प्रॉपर यहाँ पर वैक्सीन प्रोवाइड करी जाएगी, और स्कूल के अटेंडेंस को इंप्रूव किया जाएगा, ताकि यहाँ पे न्यूट्रिशन के साथ साथ यहाँ पर जो एजुकेशन का एक पैरामीटर रहता है वो भी फुलफिल हो जाए। ठीक है, तो 300 कैलोरीज देनी है और 8 to 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन यहाँ पर देना है मिड डे मील में। कितने दिन तक? 200 डेज तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुट इन द करेक्ट सीक्वेंस द फूड विद द हाईएस्ट टू लोवेस्ट आयरन कंटेंट। ठीक है, इसमें आपको आयरन कंटेंट बताना है हाईएस्ट टू लोवेस्ट। अब इसमें स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन क्या होता है, पहले मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ। एक क्वेश्चन आता है आपका आयरन कंटेंट पे, तो जब तक आपको इनका आयरन कंटेंट मालूम ही नहीं होगा तो आप इनको अरेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है आयरन पे, एक क्वेश्चन आता है प्रोटीन में कि कितना एक फूड में प्रोटीन है, एक क्वेश्चन आता है फैट पे, एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर आपका विटामिन और मिनरल्स पे। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे आयरन का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपके तभी सॉल्व हो पाएंगे जब आप लोगों को मालूम होगा कि इनमें कितना परसेंटेज प्रोटीन है, कितना ग्राम इसमें आयरन है। ठीक है, इनकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से क्या होता है, हम इसमें चेक करते हैं कि प्रोटीन कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है। तो यहाँ पर अगर आपको ये सारे फूड के बारे में मालूम होगा तो ही हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमें हाईएस्ट से लोवेस्ट आयरन कंटेंट पे लगाना है। ठीक है, अब हम इसको अरेंज कैसे करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स के माइंड में क्या गलती होती है कि स्पिनच है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, तो आयरन कंटेंट ज्यादा होगा। नहीं, ठीक है, इसका ऑपोजिट होता है। स्पिनच में सबसे कम आयरन कंटेंट होता है अगर हम बात करते हैं पर 100 ग्राम के हिसाब से। जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपके कि ऐसे सीक्वेंस को अरेंज करना है प्रोटीन पे, है ना, आयरन पे, तो आप उसको हमेशा पर 100 ग्राम के हिसाब से लेके चला करो अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। तो पर 100 ग्राम के हिसाब से यहाँ पर सबसे ज्यादा होता है एसिटिफोइटिडा में, जिसको हम हींग बोलते हैं, फिर सोयाबीन में, फिर बाजरा में, देन आलमंड्स में, और लास्ट में आता है स्पिनच। ठीक है, तो ये सभी को याद रखना है कि यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा, सबसे पहला एसिटिफोइटिडा। ठीक है, अब देखो इसमें ये वाला जो है अपनी नोटबुक में लिख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सारी चीजें जो जो मैं आपको मेन बताती हूँ वो अपने नोटबुक में आप लोग लिख ले करिए, क्योंकि इसमें ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जब जून में पीवाईक्यूज लगाओगे या मई में, जब मार्च में पीवाईक्यूज, मई में, अप्रैल में पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, तो तब आपको पीवाईक्यूज देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एसिटिफोइटिडा में कितना आयरन कंटेंट होता है, 39.5 mg, सोयाबीन में 15 mg, बाजरा में 8, आलमंड में 3 एंड स्पिनच में 2 मिलीग्राम। ठीक है, यम पर 100 ग्राम के हिसाब से लेते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, एसिटिफोइटिडा में कितना आयरन है, 39 mg, सोयाबीन में 15, बाजरा में 8, आलमंड में 3 एंड स्पिनच में 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अरेंज स्टेप्स इन द क्रिएटिव प्रोसेस। ठीक है, जब भी हम कोई चीज को बना रहे हैं, जब भी हम कोई चीज क्रिएट कर रहे हैं, तो कैसे आप इसको अरेंज करोगे। इलैबोरेट, इनसाइट, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन या इवैल्यूएशन। देखो लास्ट में क्या स्टेप आएगा, इवैल्यूएशन, तो ये दो ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब ये दो, अब इसमें क्या है, ये दो ऑप्शन हो गए कैंसिल। ठीक है, तो इसमें बचा क्या है, अब हमें कोई भी चीज का क्रिएशन करना है ना, कोई भी चीज हमें क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब इलैबोरेट करेंगे कि इनसाइट करेंगे, उसको पहले समझेंगे, देखेंगे किसी प्रॉब्लम को। सपोज करो मुझे कोई एक नया फूड प्रोडक्ट बनाना है, तो मैं सबसे पहले उस प्रोडक्ट को इलैबोरेट करूंगी, या पहले मैं उस प्रोडक्ट में देखूंगी कि इस प्रोडक्ट में क्या है, कैसे इस फूड को हमें बनाना है। ऑब्वियसली पहले हम क्या करेंगे, इनसाइट। ठीक है, तो इनसाइट करेंगे तो ऑप्शन आ गया, है ना, ए डिलीट हो गया। तो सबसे पहले हम किसी देखते हैं, जैसे हम कोई चीज बना रहे हैं, है ना, तो उस पर्टिकुलर चीज के बारे में, जो भी हम बना रहे हैं उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो पहले इनसाइट,
फिर हम क्या करते हैं, इलाबोरेट करते हैं, फिर उसको इंक्यूबेट करते हैं। इंक्यूबेट मतलब यहाँ पर जो भी हम यहाँ पर मेथड मटेरियल्स यूज करते हैं, सपोज करो हम एक रिसर्च कुछ कर रहा है ना, रिसर्च पार्ट हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम उसको देखेंगे, डीप नॉलेज लेंगे उस टॉपिक के बारे में, फिर उसको इलाबोरेट करेंगे, फिर उसमें जो हमने मेथड मटेरियल यूज करा है वो देखेंगे, फिर हम उसकी प्रिपरेशन करेंगे, और लास्ट में हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन एंड मॉनिटरिंग, कि हमने जो चीज बनाई है वो सही है या फिर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉवर्टी इज बेसिक कॉज ऑफ अंडर न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन। असर्शन दिया हुआ है कि जो गरीबी है वो सबसे ज्यादा मेन यहाँ पर कारण है किसका, बच्चों में अंडर न्यूट्रिशन का। रीजन दिया हुआ है, पॉवर्टी से क्या होता है, सबसे पहले बच्चों की न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इफेक्ट होती है, लिविंग और हाउसिंग एनवायरनमेंट भी खराब हो जाता है, और यहाँ पर इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट गाइस करेक्ट दी हुई है, क्योंकि पॉवर्टी जब गरीबी है ना, जब गरीबी होगी तो यहाँ पर खाने को नहीं मिलेगा, और जब खाने को नहीं मिलेगा तो हेल्थ खराब होगी, है ना, हेल्थ खराब हुई तो एजुकेशन भी नहीं गेन पर कर पाओगे, और एजुकेशन गेन नहीं होगी तो जेंडर इक्वालिटी भी नहीं आएगी, है ना, वुमेन एम्पावरमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले जब भी हम बात करते हैं अपने देश को सुधारने की, है ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करना चाहते हैं पॉवर्टी को, गरीबी को, क्योंकि जब गरीब रहेगा इंसान तो ना तो उनको खाने को मिलेगा, उनकी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इफेक्ट होगी, और बच्चों में सबसे ज्यादा केस किसके मिलते हैं, अंडर न्यूट्रिशन और माल न्यूट्रिशन के। इसलिए यहाँ पर हमें न्यूट्रिशन, अगर पॉवर्टी को एलिमिनेट करना है तो न्यूट्रिशन अच्छे से प्रोवाइड करना है, लोगों को घर रहने के लिए यहाँ पर घर प्रोवाइड करने हैं, और इन्फेक्शन से बचने के लिए उनका प्रॉपर इम्यूनाइजेशन देना चाहिए, है ना। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ क्या है, करेक्ट है, क्योंकि पॉवर्टी क्या, अंडर न्यूट्रिशन का कारण क्या है बच्चों में, पॉवर्टी का, और पॉवर्टी से क्या हो रहा है यहाँ पर, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इफेक्ट हो रही है, घर भी खराब हो रहे हैं, है ना, घर रहने की जगह नहीं मिल रही है क्योंकि गरीबी है, और यहाँ पर इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब खाना नहीं मिलेगा तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएंगी, करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लॉन्गर आउटसाइड वॉल्स शुड रन इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एंड शॉर्टर वंस इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये हाउसिंग और इंटीरियर डिजाइनिंग का क्वेश्चन है कि जो लंबी दीवारें होती हैं उनको हम ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में बनाते हैं, और छोटी दीवारों को हम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बनाते हैं। रीजन क्या दिया हुआ है, क्योंकि जब हम यहाँ पर लंबी दीवारों को ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में बनाते हैं तो उससे क्या होगा, जब हम लंबी दीवारें बनाएंगे तो सनरेज जो आएगी वो डायरेक्ट दीवार पे जाएगी और यहाँ पर रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, और अंदर का जो रूम का टेम्परेचर है वो कैसा रहता है, मेंटेन रहता है। तो रीजन में भी क्या बोला, यही बोला है कि इससे क्या होगा, अगर हम लंबी दीवारों को ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में बनाएंगे और छोटी दीवारों को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बनाएंगे तो उससे क्या होगा, यहाँ पर जो वॉल का एरिया है उससे जैसे ही सनरेज आएगी तो वो क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी और रिफ्लेक्ट बैक करके अंदर के रूम का टेम्परेचर क्या रखती है, नॉर्मल रखती है, ज्यादा गर्म नहीं रहने देता। तो इसमें दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे, और एक्सप्लेनेशन भी क्या है यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, तो ये हाउसिंग और इंटीरियर डिजाइन का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस जो है क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे एक नई लाइव क्लास में, जिसमें हम कुछ PYQs के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जितने भी ये सारे PYQs आप रिवाइज कर लीजिएगा, और जो क्वेश्चंस नहीं समझ में आते हैं वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, वहां पर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी किस तरीके से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वैसे मैंने आपको बहुत ईजी तरीके से सारे क्वेश्चंस जो है वो समझा दिए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ये सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, सारे टॉपिक इजीली पढ़िए और अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखिए। थैंक यू सो मच, बाय एंड हैव अ गुड डे।